Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter, issue of debenture. जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा इश्यू ऑफ शेयर्स, उसी तरीके से इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर आता है। पहला नंबर तो डिबेंचर क्या चीज़ होते हैं। जैसे हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा कि जो शेयर्स हैं वो कंपनी की कैपिटल का पार्ट है, मतलब आपने कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इशू किया होता है, तो उसे हम बोलते हैं शेयर्स। इसी तरीके से कंपनी को जब कैपिटल जो हम शेयर इशू करते हैं, जो हमारी कैपिटल है, शेयर इशू करने से जो कैपिटल हमें रिसीव होती है, अगर कंपनी को और पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इन एडिशन टू रेजिंग ऑफ ए कैपिटल बाय इशू शेयर्स, ए कंपनी रिक्वायरिंग फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस मे बोरो मनी बाय इशू ऑफ डिबेंचर। मतलब कंपनी को कैपिटल के अलावा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी डिबेंचर इशू करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिबेंचर इशू करके पैसा बोरो कर सकती है। मतलब डिबेंचर और शेयर एक ही तरीके से होते हैं। जैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं उसी तरीके से कंपनी डिबेंचर इशू करती है। शेयर्स और डिबेंचर में जो डिफरेंस है कि शेयर जो है वो कैपिटल का पार्ट बनते हैं, डिबेंचर जो है आपका वो लायबिलिटी बन जाती है, आपकी एक नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो जाती है, तो हम लंबे टाइम के लिए डिबेंचर इशू करते हैं सेम शेयर्स की तरीके से। लेकिन जो शेयर्स हैं, शेयर्स इशू करके जो कंपनी अमाउंट रिसीव करती है वो आ जाता है आपका शेयर कैपिटल का पार्ट, लेकिन डिबेंचर इशू करके जो अमाउंट रिसीव किया जाता है वो आपकी लायबिलिटी का पार्ट बनता है। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, जो प्रोसेस है वो सेम रहता है। अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी डिबेंचर इशू करके जो पैसा है बोरो कर सकती है। शेयर्स और डिबेंचर के बारे में डिफरेंस हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि डिबेंचर होते क्या हैं। कुछ बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होती है। जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उनके ऊपर डिविडेंड की रेट होती थी, लेकिन डिबेंचर जो हैं वो इंटरेस्ट पे इशू किए जाते हैं। मतलब आप कंपनी जो है जो डिबेंचर इशू करके पैसा रिसीव करती है तो कंपनी उस डिबेंचर के ऊपर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको इंटरेस्ट पे करती है। जो शेयर्स इन्वेस्ट करते थे उन्हें हम शेयर होल्डर बोलते थे, डिबेंचर इन्वेस्ट करने वालों को हम डिबेंचर होल्डर्स बोल देते हैं। शेयर्स का जो पैसा है वो वापस करना ज़रूरी नहीं होता या पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता, लेकिन डिबेंचर जो वापस किए जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस कर दिए जाते हैं। डिबेंचर आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर आर इशूड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे डिबेंचर के रिगार्डिंग। एक पॉइंट आता है हमारे पास बॉन्ड्स। डिबेंचर और बॉन्ड्स लगभग एक जैसे होते हैं। जो बॉन्ड्स हैं नॉर्मली जो बॉन्ड्स हैं वो गवर्नमेंट कंपनी इशू करती थी, लेकिन इन दिनों सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बॉन्ड्स को इशू करने लग गए हैं। तो सेम जैसे आप डिबेंचर पढ़ते हैं उसी तरीके से ही बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट गिवन होती है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। डिबेंचर अलग अलग तरीके से होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले आता है हमारे पास सिक्योर्ड डिबेंचर। देखो नेम से ही आता है सिक्योर्ड डिबेंचर इन द सेंस जो सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर बोलते हैं, मतलब जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है। These debenture are those which are secured either on particular asset of the company called fixed charge or on assets of the company in general called a floating charge. Fixed charge denies the company from dealing with the mortgage assets, whereas the floating charge does not prevent the company from using the asset. If the company is unable to repay the debenture on the due date, the debenture holder can realize their money from the assets mortgaged with them. मतलब देखो नेम से ही क्या आता है, सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी गई है। जो डिबेंचर इशू करे जाते हैं कंपनी कोई एसेट सिक्योर रखती है, मॉर्गेज रखती है। मतलब अगर कंपनी डिबेंचर्स होल्डर्स को डिबेंचर का अमाउंट पे नहीं कर पाती किसी रीज़न की वजह से, तो डिबेंचर होल्डर वो एसेट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अब देखो नेम से ही है, सिक्योर्ड डिबेंचर हो गए जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, और अनसिक्योर्ड डिबेंचर जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। दीज डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सच डिबेंचर आर नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, सो मच सो दैट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ए डिबेंचर इज प्रेड्यूम्ड टू बी सिक्योर्ड। मतलब ये डिबेंचर नॉर्मली इन दिनों हमें नहीं मिलते, इन डिबेंचर्स को इशू नहीं किया जाता। अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो होते हैं, जो डिबेंचर होल्डर हैं वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स माने जाते हैं कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम। लिक्विडेशन इन द सेंस जब कंपनी लिक्विडेट की जाती है, जब कंपनी वाउंड अप की जाती है, बंद की जाती है।
रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं जिनके नेम और एड्रेसेस कंपनी के पास रजिस्टर्ड होते हैं. नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर आर रिकॉर्डेड इन ए रजिस्टर ऑफ द कंपनी कॉल्ड रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. सच डिबेंचर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. मतलब ये डिबेंचर ट्रांसफरेबल नहीं है. द ट्रांसफर ऑफ सच डिबेंचर रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रॉपर ट्रांसफर डीड. प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन सच ए डिबेंचर इज पेड टू द पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द कंपनी रजिस्टर. मतलब रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिनका नेम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है. जो इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है या जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसी को पे किया जाएगा जिसका नेम रजिस्टर के अंदर रजिस्टर्ड है. मतलब जिसका नेम रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है. और बियरर डिबेंचर वो होते हैं जिनका नेम और एड्रेस कंपनी के रजिस्टर में मेंशन नहीं होता. बियरर ऑफ द डिबेंचर मतलब जिस पर्सन के पास डिबेंचर है फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग डेट को, तो इंटरेस्ट उसी को ही पे किया जाएगा. अगर लास्ट में मतलब जैसे जो रजिस्टर्ड डिबेंचर थे ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, इनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. बियरर डिबेंचर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो लास्ट में जिस पर्सन के पास ये डिबेंचर होंगे मतलब बियरर ऑफ द डिबेंचर, जो भी पर्सन डिबेंचर का बियरर होगा उस पर्सन को प्रिंसिपल अमाउंट और डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया जाएगा. रिडीमेबल डिबेंचर जिनको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस करना जरूरी होता है. और इरिडीमेबल डिबेंचर जिनको वापस करना जरूरी नहीं होता. और कन्वर्टिबल डिबेंचर जो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें हम कन्वर्टिबल डिबेंचर बोलते हैं. एक आता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं. वो बुक में अंदर दिया नहीं हुआ, हमें डिबेंचर के ये 7 पॉइंट्स दिए हुए थे. आफ्टर देन आते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर. तो यहाँ से आपको डिबेंचर के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो जो शेयर्स और डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं सेम तरीके से इश्यू किए जाते हैं, लेकिन शेयर है वो आपका कैपिटल का पार्ट है, डिबेंचर आपका लोन का पार्ट है. डिबेंचर आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी होती है. डिबेंचर का अमाउंट आपको जो कंपनी है अपने डिबेंचर होल्डर को अमाउंट पे करना होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, लेकिन शेयर्स का पैसा वापस करना कोई ज़रूरी नहीं होता. तो इसलिए शेयर्स का जो अमाउंट है वो आपका शेयर कैपिटल का पार्ट है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में लिखा जाता है. लेकिन डिबेंचर का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में आपके जो लोन का पार्ट बनता है नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखा जाता है. शेयर्स के बदले में डिविडेंड पे किया जाता है, डिबेंचर्स के बदले में इंटरेस्ट पे किया जाता है. आफ्टर देन आता है फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट. शेयर्स के बदले में जो डिविडेंड की रेट है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, डिविडेंड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. लेकिन डिबेंचर के केस में जो डिबेंचर की रेट गिवन होती है वो फिक्स होती है. तो फिक्स रेट से आप डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो पे करते हो. रिडम्पशन का मतलब अमाउंट वापस करना. शेयर्स का अमाउंट वापस करना जरूरी नहीं है, लेकिन डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो आपको वापस करना जरूरी होता है. एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप डिबेंचर का अमाउंट वापस कर देते हैं. आफ्टर देन प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप. मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी को बंद किया जाता है उस टाइम पहले आप डिबेंचर का अमाउंट पे करते हैं, आफ्टर देन शेयर्स का अमाउंट पे करते हैं. और जो डिबेंचर्स हैं वो आपके सिक्योर्ड होते हैं, शेयर्स आपके अनसिक्योर्ड होते हैं. और इशू एट डिस्काउंट. शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं. जैसे हम पढ़ते थे कि जो शेयर को इशू करने का प्रॉपर तरीका था कि जो शेयर्स हैं वो एट पार इशू किए जा सकते हैं, एट प्रीमियम इशू किए जा सकते हैं, लेकिन शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते. डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों तरीके से इशू किए जा सकते हैं. लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है वोटिंग राइट. वोटिंग राइट जो शेयर होल्डर हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर है उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, क्योंकि डिबेंचर कैपिटल का पार्ट ही नहीं है, डिबेंचर लोन का पार्ट है. तो इसीलिए शेयर्स के पास वोटिंग राइट है, डिबेंचर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता. के अंदर हमने डिबेंचर की थ्योरी के बारे में पढ़ा, शेयर्स एंड डिबेंचर के डिफरेंस के बारे में पढ़ा. हम प्रैक्टिकल सम्स करने जा रहे हैं. जिस तरीके से आप शेयर इशू करते थे उसी तरीके से हम डिबेंचर इशू करते हैं. डिबेंचर इशू करने की सेम वैसी ही एंट्रीज रहती हैं, लेकिन जो शेयर इशू किए जाते थे वो एट पार और एट प्रीमियम इशू किए जाते थे. लेकिन डिबेंचर आप एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों पे कर सकते हैं. तो आज हम तीनों केस कवर करेंगे. बहुत इजी सम है, सेम जैसे आपने शेयर्स वाला चैप्टर कवर किया उसी तरीके से डिबेंचर के रिगार्डिंग सम्स हैं. तो मैंने कुछ स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखी हुई हैं. पहला केस आता है इशू डिबेंचर एट पार. टोटल डिबेंचर हैं 5000 जो कंपनी ने इशू किए हैं.
ये दिए हुए हैं 12% डिवेंचर। ये 12% का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर के आगे लगाना जरूरी है, क्योंकि विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर इशू नहीं हो सकते। डिवेंचर इशू किए हैं 5000, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 60। सेम जैसे शेयर इशू करते थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, उसी तरीके से डिवेंचर पे भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल रहती है। तो आप पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। पहले हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो अब शेयर की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, डिवेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 5000 इंटू 20 1 लाख, एंड डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। पहले हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ आप लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन टू जो डिवेंचर की रेट है टू 12% डिवेंचर। डिवेंचर कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिवेंचर आपकी कैपिटल होती ही नहीं, डिवेंचर आपके लोन होते हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर सेम अमाउंट 1 लाख। आफ्टर देन अलॉटमेंट की एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, रेट लिखनी जरूरी है, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। और फर्स्ट कॉल की डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। सेम जैसे आपने शेयर्स की एंट्री की थी उसी तरीके से डिवेंचर की एंट्रीज हैं। जो डिवेंचर है उसके अंदर भी ओवर सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है, सेम जैसे शेयर्स में मिला था। तो आप ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज भी उसी तरीके से ही करके दिखाएंगे। जो अपनी बुक में सम दिए हुए हैं उसके अंदर भी यही है, ओवर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग सम है, फर्स्ट सम में शायद ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो सेम आप ऐसे ही करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वो आप अलॉटमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कह रखा तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट वापस कर देंगे। सेकंड केस आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। तो प्रीमियम के रिगार्डिंग हमने पहले पढ़ा हुआ है कि प्रीमियम जो है हमारी लायबिलिटी है, तो आप उसको क्रेडिट करके दिखाते हैं। जिस भी केस पे प्रीमियम दिया होगा, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, किसी भी केस पे दिया हो सकता है, लेकिन इस सम के अंदर अलॉटमेंट पे दिया हुआ है। तो सेम आप एंट्री करेंगे, डिवेंचर इशू की है 5000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 5000 इंटू 42 लाख, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर 5000 इंटू 42 लाख, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा जैसे हम शेयर्स में करते थे, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। आफ्टर देन जो टोटल अमाउंट था ये टोटल रिसीव कर लेंगे। आफ्टर देन डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। थर्ड केस आता है इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट। ये नया केस है। जब शेयर इशू करते थे तो शेयर सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम इशू किए जाते थे, लेकिन डिवेंचर एट डिस्काउंट भी इशू किए जा सकते हैं। तो डिस्काउंट के केस में क्या है, टोटल 12% डिवेंचर है, डिवेंचर इशू किए हैं 2000 और डिस्काउंट है 10%। तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपीज़। तो जो टेबल है वो है 25 एंड 25 अलॉटमेंट का गिवन है। तो इसकी आप शोकेस कैसे बनाएंगे, 35 माइनस 10। पहले हम क्या करते थे प्रीमियम के केस में, जो टोटल अमाउंट था फेस वैल्यू के अंदर प्रीमियम प्लस करते थे, अब आप फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अगर आपको फेस वैल्यू दी हुई है तो आप उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अगर आपको डिस्काउंट कट करके अमाउंट दिया हुआ है तो आप फेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स इसके अंदर फेस वैल्यू जो है डिस्काउंट कट किया हुआ है फेस वैल्यू में से, तो फेस वैल्यू हो जाएगी 35, उसमें से आप 10 रुपीज़ कट करके नेट अमाउंट लिखेंगे 25 और 40 रुपीज़ आपका फर्स्ट कॉल का। तो आपने जो प्रीमियम है क्रेडिट किया था, डिस्काउंट के केस में हम डिस्काउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे अलॉटमेंट के टाइम, क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए लॉस हो गया, लॉस डेबिट होते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2000 इंटू 25 50,000, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर 50,000। अब जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री, पहले हम क्या करते थे, प्रीमियम के केस में प्रीमियम क्रेडिट करते थे। अब डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करके दिखाएंगे। तो एंट्री क्या कर देंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। तो 2000 इंटू 25 फेस वैल्यू जो अलॉटमेंट में हो जाएगी, 2000 इंटू 35 जो है वो डिवेंचर में चले जाएगी, अमाउंट डिवेंचर में, अलॉटमेंट में जाएगा विदाउट प्रीमियम विदाउट डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट में चला जाएगा 2000 इंटू 10। और जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे तो 50,000 रिसीव करेंगे। प्रीमियम के केस में विद प्रीमियम रिसीव करते थे, डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट कट करके जो 50,000 अलॉटमेंट का अमाउंट है वो रिसीव कर लेंगे बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट 50,000 था तो क्रेडिट भी 50,000। आफ्टर देन फर्स्ट कॉल की सेम एंट्री, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो जो डिस्काउंट है वो रिटर्न ऑफ किया जाता है। आप इसको जो भी आपको स्टेटमेंट में कहा होगा कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है आप 10 ईयर में राइट ऑफ करें, 5 ईयर में राइट ऑफ करें, जितने भी टाइम के लिए दिया होगा। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट पहले राइट ऑफ किया जाता है, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। आफ्टर देन जनरल रिजर्व से आप राइट ऑफ करते हैं।
अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व नहीं दिए हुए तो आप जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे राइट ऑफ। लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन ने आपको कॉल अमाउंट देने से मना कर दिया हो, या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलॉटमेंट में से कुछ भी अमाउंट ना दिया हो। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लिखते थे कि कोई अगर अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ तो उसे हम लिखते थे कॉल्स इन एरियर। लेकिन डिवेंचर के केस में आपने कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाना। अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो आप यहाँ जैसे फर्स्ट कॉल के टाइम फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, किसी एक पर्सन ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाएंगे। आप डायरेक्ट मतलब जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो माइनस करके डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। कॉल्स इन एरियर इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल का पार्ट है। डिबेंचर जो है हमारा वो आता है नॉन करंट लायबिलिटी में, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाएंगे। और अगर कॉल्स इन एडवांस अगर आपके पास आ जाता है तो उसको आप क्रेडिट करके दिखा सकते हैं, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो शेयर्स और डिबेंचर दोनों के केसेस में अगर कोई अमाउंट एडवांस आ जाता है तो उसे आप कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हैं। लेकिन डिबेंचर के केस में अगर कोई अमाउंट रिसीव नहीं होता तो आप कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कॉल्स इन एरियर कैपिटल का पार्ट है और डिबेंचर आपकी कैपिटल नहीं होती, डिबेंचर आपके लोन है, तो इसलिए आपको कॉल्स इन एरियर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम शेयर के केस में फॉरफीचर का पॉइंट पढ़ रहे थे, लेकिन डिबेंचर के केस में फॉरफीचर वाला पॉइंट नहीं आएगा, डिबेंचर फॉरफिट नहीं किए जाते। एक्चुअली में शेयर हमारी कैपिटल होती है तो कैपिटल को फॉरफिट कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर आपके लोन है। अगर किसी पर्सन ने आपको अमाउंट देने से मना कर दिया तो आप उसके डिबेंचर फॉरफिट नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाले पर्सन का ही नुकसान है, क्योंकि उससे इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो अगर डिबेंचर जो कोई अमाउंट पे नहीं करता तो आप फॉरफिट नहीं करेंगे। एंड डिस्काउंट का जो रेट है वो फिक्स नहीं है। डिस्काउंट आप 10%, 12%, 13%, 15%, 20% भी दे सकते हैं। डिबेंचर के केस में डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता। डिबेंचर जो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं किसी भी रेट पे इशू कर सकते हैं। तो सेम जैसे आपने शेयर्स की एंट्री की थी उसी तरीके से डिस्काउंट की डिबेंचर की एंट्री करनी है। तो 3 केसेस थे। डिबेंचर एट पार इशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम इशू किए जा सकते हैं और एट डिस्काउंट इशू किए जा सकते हैं। तो 8 सम तक जो प्रैक्टिकल सम्स हैं वो इन्हीं केसेस के रिगार्डिंग है। तो आप अपनी फेयर नोटबुक पे 8 सम्स कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे हमने शेयर्स के केस में किया था उसी तरीके से डिबेंचर भी इशू किए जाते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।